कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में अपने इससे पहले CFT क्रिस्टल फील्ड जो थ्योरी थी वो कंप्लीट कर चुके हैं। इसके बाद में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में कलर फॉर्मेशन या कलर जनरेशन की भी बात कर चुके हैं, किस तरह से इसमें कलर जनरेशन होता है। तो इसके बाद का जो हमारा जो टॉपिक है वो है हमारे पास स्टेबिलिटी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स इन सॉल्यूशन फेज। बेसिकली अगर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की बात करें तो वो स्टेबल ही होते हैं, लेकिन फिर भी अगर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की बात करें उनकी जो स्टेबिलिटी का जो रीज़न है उस स्टेबिलिटी को अपने, जैसे हमारे पास लुईस एसिड बेस जो इंटरेक्शन है, ठीक है, इस लुईस एसिड बेस इंटरेक्शन की तरह से इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की स्टेबिलिटी को अपने समझा सकते हैं कि जैसे एसिड जो बेस है, लुईस एसिड जो बेस है, उनके बीच में जो इंटरेक्शन फोर्स होता है, जिस तरह से वो स्टेबिलिटी को करते हैं, उसी तरह के जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में भी अपने स्टेबिलिटी को समझाया जा सकता है कि ये किस तरह से स्टेबल होते हैं। अपने कहते हैं जितना ज़्यादा इनमें इंटरेक्शन फोर्स होगा, अब इंटरेक्शन फोर्स किसके बीच में होगा, जो हमारा सेंट्रल मेटल आयन है और लिगेंड है, तो सेंट्रल मेटल आयन और लिगेंड के बीच में जितना ज़्यादा इंटरेक्शन फोर्स होगा उतने ही ज़्यादा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स क्या होंगे, स्टेबल होंगे। तो अब इंटरेक्शन फोर्स को अगर अपने समझाने के लिए अपने लेते हैं कि हमारे पास फॉर एग्जांपल ये हमारे पास सेंट्रल मेटल आयन है, ठीक है, और ये हमारे पास लिगेंड है, ठीक है। तो सेंट्रल मेटल आयन और साथ में हमने क्या लिया गया है, लिगेंड लिया गया है। तो सेंट्रल मेटल आयन अकॉर्डिंग टू CFT अपने इसको कैटायन मानते हैं और लिगेंड को क्या लेकर चलते हैं, एनायन लेकर चलते हैं। तो हमारे पास सेंट्रल मेटल आयन हो गया जिसकी वैलेंसी ऑक्सीडेशन स्टेट +A है, एंड नंबर ऑफ लिगेंड है जिनके ऊपर अपने जो चार्ज होता है वो कितना होता है हमारे पास, माइनस जो चार्ज इसके ऊपर प्रेजेंट होता है। तो जब ये कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन करेगा तो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन किस तरह से होगी अपन अपने देखें तो स्क्वायर ब्रैकेट MLN + B, ठीक है। तो ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स बन गया, सेंट्रल मेटल आयन, लिगेंड और ये इसका कोऑर्डिनेशन नंबर, और ये कॉम्प्लेक्स पर +B क्या आ गया, चार्ज आ गया। अब ये जो +B चार्ज है वो किस तरह से है, ये +B जो चार्ज है +A + -x, ठीक है। तो इन दोनों से निकलकर हमारे पास क्या है कि जो ये चार्ज अपने पास निकला है, किस तरह से अपने पास ये जो चार्ज आया था उस चार्ज को अपने यहाँ पर निकाला जा सकता है, ठीक है। तो इस चार्ज अपने +B, क्योंकि कोई कॉम्प्लेक्स है उस कॉम्प्लेक्स पर चार्ज अपने एग्जांपल ले सकते हैं। हमारे पास जैसे एग्जांपल हुआ CuNH3 4+2, या अपने एग्जांपल ले लिया जाए CrCN6-3, ठीक है। इस तरह के एग्जांपल आ रहे हैं। यहाँ पर क्रोमियम पर तो चार्ज कितना है हमारे पास, जैसे क्रोमियम में कह सकते हैं Cr कितना है, +3 + 6Cn-, ठीक है। इन दोनों से मिलकर क्या बन रहा है हमारे पास, ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की क्या हो रही है, फॉर्मेशन हो रही है। तो इस तरह से हमारे पास जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो बन रहे हैं, इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की अपने बात की किस तरह से कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की फॉर्मेशन हो रही है। अब अगर अपने बात करें यहाँ पर कि इसके ऊपर लॉ ऑफ मास एक्शन अगर लगाया जाए, ठीक है, कि ये जो अपने पास जो बना है फॉर्मूला, इसके ऊपर अपने क्या लगाया, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन। तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन अगर अपने चलते हैं तो हमारे पास यहाँ पर जो k की वैल्यू अगर अपने फाइंड करेंगे तो k की वैल्यू हमारे पास कितनी आएगी, कि अगर अपने इसमें k की वैल्यू निकालें तो Ks इक्वल हमारे पास आ जाएगा MLN + B ठीक है। तो ये हमारे पास अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन हमारे पास एक फॉर्मूला बना। इस फॉर्मूले में हमारे पास जो Ks जो निकला है, ये जो Ks है वो क्या चीज है हमारे पास, तो Ks की वैल्यू अपने बता सकते हैं कि ये हमारे पास डिसोसिएशन कांस्टेंट है। Ks क्या है हमारे पास, स्टेबिलिटी कांस्टेंट बोल सकते हैं, ठीक है। तो Ks हमारे पास क्या है, इस Ks को अगर अपने रिप्रेजेंट करें तो Ks इक्वल क्या हो गया, स्टेबिलिटी कांस्टेंट, ठीक है। Ks क्या चीज है हमारे पास, स्टेबिलिटी कांस्टेंट है, ठीक है। अब Ks की जो वैल्यू है जितनी ज्यादा होगी हमारे पास तो उतनी ज्यादा क्या होगी, कॉम्प्लेक्स की क्या होगी, स्टेबिलिटी होगी, ठीक है। तो अपने कह सकते हैं कि वैल्यू ऑफ Ks इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी, ठीक है। Ks की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी उस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की स्टेबिलिटी क्या होगी, उतनी ही ज्यादा होगी।
अब ये जो केएस है वो किन किन चीज़ों पर डिपेंड करता है उसकी अगर अपने बात करें कि केएस की वैल्यू किस तरह से बढ़ेगी, अगर केएस की वैल्यू बढ़ जाएगी तो स्टेबिलिटी भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो अपने यहाँ पर देखना है कि इस केएस की वैल्यू को कौन कौन से फैक्टर हैं जो उसको ऊपर इफेक्ट डालते हैं। तो केएस के ऊपर जो कौन कौन से फैक्टर हैं उनके इफेक्ट की अगर अपने बात करें कौन कौन से ऐसे हैं जिनके ऊपर इफेक्ट पड़ेगा। तो यहाँ पर अपने कुछ पर्टिकुलर एग्जाम्पल लिए गए हैं, उन एग्जाम्पल को अगर आप देखें ध्यान से तो यहाँ पर सिल्वर आयन के साथ जो एमीन लिगेंड को अटैच किया गया है, तो जो कॉम्प्लेक्स बना, इस कॉम्प्लेक्स के लिए जो केएस की वैल्यू हमारे पास 1.6 × 10⁷ कुछ एग्जाम्पल से आपको मैं समझा रहा हूँ यहाँ पर। इसी तरह से सिल्वर आयन के साथ साइनाइडो लिगेंड लिया गया है, तो जो कॉम्प्लेक्स बना इसके लिए जो केएस की वैल्यू 5.4 × 10⁻18। इसी तरह से अगर आपने यहाँ पर जैसे यहाँ तो लिगेंड को चेंज किया तो लिगेंड को चेंज करने से भी केएस की वैल्यू चेंज हो गई। अब यहाँ पर आपने क्या किया, सेंट्रल मेटल आयन चेंज कर दिया, तो सेंट्रल मेटल आयन चेंज करने से भी जो कॉम्प्लेक्स बन रहा है, इस कॉम्प्लेक्स के लिए जो केएस की वैल्यू है वो क्या आ रही है, डिफरेंट टाइप की आ रही है। तो अपने कह सकते हैं कि इन तीनों कॉम्प्लेक्स की केएस वैल्यू देखकर अपने ये बता सकते हैं कि ये जो कॉम्प्लेक्स है, इस कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी क्या है, सबसे ज्यादा हाई है, क्योंकि अपने कहा था जितनी ज्यादा केएस की वैल्यू होगी क्ॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी क्या होगी, उतनी ज्यादा हाई हो जाएगी। तो यहाँ पर जो लास्ट वाला जो अपने पास कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, इसकी स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होगी। रीजन क्योंकि अपने बताया था केएस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी, तो यहाँ पर केएस की वैल्यू इन तीनों एग्जांपल से सबसे ज्यादा है, तो सबसे ज्यादा होने की वजह से इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा हाई हो जाएगी। तो अब यहाँ पर क्वेश्चन ये बनता है अपने पास कि इस केएस की वैल्यू को कौन कौन से फैक्टर है जो इसके ऊपर इफेक्ट डालते हैं, तो उन फैक्टर की बात करते हैं जो इस केएस की वैल्यू के ऊपर क्या डालेंगे, इफेक्ट डालेंगे। तो अब अपने टॉपिक को आगे लेकर चलते हैं। हमारे पास था फैक्टर अफेक्टिंग द स्टेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लेक्स आयन। तो कॉम्प्लेक्स आयन की स्टेबिलिटी को कौन कौन से फैक्टर है जो इसके ऊपर इफेक्ट डालते हैं। इसमें जो सबसे पहला जो फैक्टर मैंने लिया था, नेचर ऑफ द सेंट्रल आयन। जो सेंट्रल आयन है उसकी नेचर कैसी है, अपने पास जो सेंट्रल आयन है उसके ऊपर सेम सेंट्रल आयन और उसके ऊपर जो चार्ज है वो डिफरेंट टाइप के हैं। जैसे एग्जांपल लिया गया मैंने यहाँ पर, फर्स्ट एग्जांपल पे जो Fe है उसके ऊपर चार्ज कितना है, +3, और सेकंड एग्जांपल पर जो चार्ज है वो +2। लिगेंड सेम है दोनों का, ठीक है, और लिगेंड का नंबर भी क्या है, सेम है। सिर्फ आपने क्या किया है, सेंट्रल मेटल आयन भी सेम रखा है, लेकिन इन दोनों पर जो चार्ज है वो चार्ज क्या कर दिया, डिफरेंट कर दिया। तो डिफरेंट चार्ज होने पर जिसके ऊपर सेंट्रल मेटल आयन पर चार्ज हाई होगा उस कॉम्प्लेक्स आयन की स्टेबिलिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। तो यहाँ पर अपने देख सकते हैं जिस कॉम्प्लेक्स के लिए Fe+3 के लिए जो केएस की वैल्यू है वो हाई है, मोर देन है किससे, Fe+2 से। तो Fe+2 के लिए वैल्यू ये है और Fe+3 के लिए वैल्यू ये है। तो दोनों में से स्टेबिलिटी ज्यादा किसकी होगी, Fe+3 आयन की जो स्टेबिलिटी है वो क्या हो गई, ज्यादा हो गई, ठीक है। सेकंड इसमें देख सकते हैं कि अगर अपने पास चार्ज सेम हो, यहाँ पर देख सकते हैं कि जितने भी एग्जांपल लिखा है Cu+2, Ni+2, Co+2, Fe+2 और Mn+2, यहाँ पर चार्ज सेम है। यहाँ तो अपने कहा था जिसके ऊपर चार्ज ज्यादा होगा उस कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। लेकिन अगर कुछ ऐसा एग्जांपल दे दिया जाए जहां पर चार्ज भी आपके जो सेंट्रल मेटल आयन है वो चेंज आ जाएगा, यहाँ पे सेंट्रल मेटल आयन सेम था, सिर्फ चार्ज डिफरेंट था। अब उल्टा किया गया, चार्ज सेम कर दिया गया और सेंट्रल मेटल आयन है उसको चेंज कर दिया गया। तो अब क्या होगा, जिसकी रेडियस कम होगी, ठीक है, जिसकी रेडियस कम होगी उस कॉम्प्लेक्स आयन में, उस कॉम्प्लेक्स आयन की स्टेबिलिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। तो यहाँ पर देख सकते हैं Cu+2 की स्टेबिलिटी क्या है, सबसे कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी क्या होगी, सबसे ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि इसकी रेडियस है वो क्या है, कम है। तो कम रेडियस वाले सेंट्रल मेटल आयन को लेकर जब आप कॉम्प्लेक्स बनाओगे तो उसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी, ठीक है। समझ में आई बात आपको। सेकंड जो चीज लेकर चल रहे हैं वो नेचर ऑफ लिगेंड। लिगेंड की नेचर से क्या मतलब है कि लिगेंड एक्चुअल में क्या होता है, एक डोनर होता है, ठीक है, एक लुईस डोनर या लुईस बेस अपने नाम दिया गया है। तो वो जितना इजीली अपने इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट कर देगा, ठीक है, उतना ही ज्यादा क्या करेगा, वो स्टेबल कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन करेगा। अब इजीली डोनेट करने वाले कौन से हैं, तो अपने यहाँ पर जो एक स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बनाई थी, उस स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जो सबसे लास्ट में जो लिगेंड रखे गए थे वो इजीली क्या करते हैं, अपने इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट कर देते हैं। तो इसका मतलब जो स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जो हायर लिगेंड है वो जब कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन करते हैं तो उनकी स्टेबिलिटी क्या हो जाती है, ज्यादा हो जाती है, ठीक है। इसमें एग्जाम्पल देख सकते हैं अपने पास, जैसे एग्जाम्पल मैंने लिया यहाँ पर Fe H2O6+2, एक तो एग्जांपल ये ले लिया और एक मैंने ले लिया Fe
CN6-4। तो यहाँ पर Fe है, दोनों सेंट्रल मेटल आयन, दोनों पर चार्ज +2 है, लिगेंड का नंबर सेम है, लिगेंड डिफरेंट है, एक में H2 है और एक में कौन है Cn। तो अकॉर्डिंग टू अगर लिगेंड की जो अपने पास टेबल है उसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो ये हायर लिगेंड है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, तो इस कॉम्प्लेक्स के आयन की जो स्टेबिलिटी होगी वो ज्यादा होगी कंपेयर टू FeH2O6+2 से। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है किलेट इफेक्ट। किलेट इफेक्ट क्या होता है कि अपने पहले बताया था किलेट रिंग, जिसमें अपने कहते हैं कि जो अपने पास पॉलीडेंटेड जो लिगेंड होते हैं, पॉलीडेंटेड लिगेंड सेंट्रल मेटल आयन की एक से ज्यादा वैलेंसी के साथ क्या होते हैं, अटैच होते हैं और वो एक रिंग की फॉर्मेशन कर देते हैं। उस रिंग को क्या बोलते हैं, किलेट रिंग बोला जाता है। तो जितनी ज्यादा किलेट रिंग बनाएगा उस कॉम्प्लेक्स आयन की स्टेबिलिटी क्या होगी, उतनी ज्यादा हो जाएगी। यहाँ पर दो एग्जांपल लिए गए हैं। फर्स्ट एग्जांपल में अपने पास कोबाल्ट एथिलीन डाइमीन के साथ जुड़ा हुआ है और सेकंड एग्जांपल में कोबाल्ट NH3 के साथ अटैच है। ठीक है, तो यहाँ पर ये किलेट रिंग की फॉर्मेशन कर रहा है, इट मींस इस कॉम्प्लेक्स आयन की स्टेबिलिटी क्या होगी, ज्यादा हो जाएगी। किससे कंपेयर करें तो NH3 वाले कॉम्प्लेक्स से स्टेबिलिटी से कंपेयर किया जाए तो यहाँ पर अपने पास तीन रीजन आ गए जिससे अपने स्टेबिलिटी को देखा जा सकता है। द नेचर ऑफ द सेंट्रल मेटल आयन, नेचर ऑफ लिगेंड एंड किलेट इफेक्ट। जितना ज़्यादा ये किलेट इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा उस कॉम्प्लेक्स आयन की स्टेबिलिटी क्या होगी, उतनी ही ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, तो ये हमारे स्टेबिलिटी के ऊपर डिपेंड जो टॉपिक था। कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी को चेक करने के बाद में हमारे पास इस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का जो लास्ट टॉपिक है वो है हमारे पास इम्पोर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की हमारे जो डेली लाइफ है इसमें क्या इंपॉर्टेंस है, इस इंपॉर्टेंस को चेक करते हैं। तो इसमें फर्स्ट इंपॉर्टेंस है इन क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस। तो क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव एनालिसिस का मतलब क्या है, क्वालिटी मतलब कोई भी आपको सॉल्ट दिया गया है या कुछ केमिकल दिया गया है उसकी क्वालिटी को चेक किया जाए और क्वांटिटेटिव उसकी अमाउंट का पता लगाया जाए। अमाउंट के पता लगाने के लिए अपने मोलैरिटी, मोलालिटी, नॉर्मेलिटी, फॉर्मेलिटी, कंसंट्रेशन, इन टर्म को यूज अपने करते हैं। तो वहां से अपने क्वांटिटी के बारे में पता लगाते हैं कि उस जो सॉल्यूशन फेज है उसके अंदर कितनी अमाउंट में हमारे पास जो केमिकल है वो प्रेजेंट है। ठीक है, सेकंड क्या है हमारे पास, क्वालिटेटिव। क्वालिटी मतलब वो जो है क्या चीज उसका पता लगाना अपने को कि वो जो सॉल्ट दिया गया है वो केमिकल है वो है क्या, तो उसके बारे में पता लगाने के लिए जो टेस्ट किया जाता है उसको क्वालिटेटिव टेस्ट बोलते हैं। ठीक है, तो क्वालिटेटिव टेस्ट में क्या करते हैं कि जो कैटायन और एनायन है उन कैटायन और एनायन को अपने डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। फॉर एग्जांपल जो एनायन है उन एनायंस को 3 ग्रुप में डिवाइड किया गया है, डाइल्यूट ग्रुप, कंसंट्रेट ग्रुप और स्पेशल ग्रुप। उनकी तो अपने बात नहीं करेंगे यहाँ पर क्योंकि उनके अंदर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का कोई यूज नहीं है। अपने बात करनी है कैटायन के लिए, तो कैटायन को 7 ग्रुप में डिवाइड किया गया है, 0 ग्रुप, फर्स्ट ग्रुप, सेकंड ग्रुप। सेकंड ग्रुप को 2 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया, सेकंड ए और सेकंड बी, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ ग्रुप। इन सभी ग्रुप के लिए अपने पास एक ग्रुप रिएजेंट होता है, तो उस ग्रुप रिएजेंट के साथ उनकी रिएक्शन करवाकर अपने क्या करवाते हैं उसके लिए कि उनको सेपरेट कर सकते हैं। सोलिबिलिटी प्रोडक्ट के बेस पर इनको सेपरेट किया जाता है। 11th क्लास में अपने इक्विलिब्रियम चैप्टर के अंदर उसको डिटेल में किया था। तो यहाँ पर अपने पास क्या है, अपने क्वालिटेटिव इंपॉर्टेंस के अंदर अपने बात करेंगे, इसको लेकर चलेंगे। तो अपने पास जो फर्स्ट ग्रुप की सबसे पहले बात करते हैं हमारे पास, तो फर्स्ट ग्रुप में जो हमारे पास 2 कैटायन प्रेजेंट है, कौन कौन सा, एक तो हमारे पास Ag+1 है और एक हमारे पास Hg2+2 कैटायन है। ये 2 कैटायन फर्स्ट ग्रुप में प्रेजेंट है। इनकी रिएक्शन जब अपने HCl के साथ करवाते हैं तो HCl के साथ रिएक्ट करके जो सिल्वर है वो AgCl की फॉर्मेशन कर लेता है और जो Hg2+2 है वो Hg2Cl2 की फॉर्मेशन कर लेता है, क्योंकि फर्स्ट ग्रुप का जो ग्रुप रिएजेंट होता है वो डाइल्यूट HCl होता है। तो डाइल्यूट HCl के साथ इन दोनों ने रिएक्ट करके डिफरेंट टाइप के सॉल्ट की फॉर्मेशन कर ली। अब क्या करना है, इन दोनों को सेपरेट करना है। तो सेपरेट कैसे करेंगे, क्योंकि दोनों एक में मिक्स है, आपको उसमें सेपरेट करना था। तो सेपरेट कैसे करेंगे, सेपरेट करने के लिए अपने क्या की, इसकी रिएक्शन अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ करवा दी गई।
तो जो सिल्वर क्लोराइड है उसने अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करके एक सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन कर लेता है। क्यों जो सिल्वर क्लोराइड है वो अमोनियम हाइड्रोक्साइड में सॉल्युबल हो जाएगा तो सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स बन गया, जबकि जो Hg2+ जो Cl2 है वो अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करके एक ब्लैक प्रेसिपिटेट की फॉर्मेशन करेगा। मतलब कि अपने पास जैसे ये टेस्ट ट्यूब है, इसके अंदर अगर आपने डाला, दोनों मिक्स थे पहले से ये, तो जो Hg+2 है वो तो नीचे बैठ जाएगा ब्लैक प्रेसिपिटेट के फॉर्म में, और जो AgCl था वो सॉल्यूशन फेज में रहा, सॉल्युबल फॉर्म में रहा। तो सॉल्यूशन फिल्म को तो अपने क्या करेंगे कि फिल्टर से फिल्ट्रेट कर देंगे, और हमारे पास यहाँ पर जो नीचे बचेगा वो क्या रहेगा, Hg2Cl2 रहेगा। तो अगर अपने को दो सॉल्ट को सेपरेट करना हो तो सेपरेशन के अंदर अपने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को यूज में ले रहे हैं। दो डिफरेंट टाइप के यहाँ पर कॉम्प्लेक्स बन रहे हैं, एक कॉम्प्लेक्स तो सॉल्युबल है और दूसरा कॉम्प्लेक्स क्या है, इनसॉल्युबल टाइप का, मींस वो प्रेसिपिटेट की फॉर्मेशन कर लेगा। तो इस तरह से अपने क्या किया, इन दोनों जो सॉल्ट थे या दोनों कैटायन थे उनको अपने क्या कर दिया गया, सेपरेट कर दिया गया। ठीक है, तो ये तो हमारे फर्स्ट ग्रुप की बात की। इसी तरह से अगर अपने बात चले सेकंड ग्रुप के ऊपर, तो सेकंड ग्रुप को आपने कहा दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, सेकंड ए और हमारे पास कौन सा आता है, सेकंड बी। तो सेकंड ए और सेकंड ग्रुप बी, यहां पर जो कैटायन है वो सेकंड ए ग्रुप का है या सेकंड बी ग्रुप का है। आपने क्या किया कि उस टेस्ट ट्यूब में आपने क्या ले रखा था, जो ओरिजिनल सॉल्यूशन ले रखा था, मतलब सॉल्ट को वाटर में मिक्स कर रखा था, तो सॉल्यूशन फेज में था, उसके अंदर आपने डाइल्यूट HCl डाला। तो डाइल्यूट HCl डालने पर अगर कोई प्रेसिपिटेट बन जाता है, इट मींस फर्स्ट ग्रुप प्रेजेंट है। अगर HCl डालने पर प्रेसिपिटेट नहीं बनता है, इट मींस सेकंड ग्रुप प्रेजेंट है। ठीक है, अब क्या करेंगे, उस HCl मिक्स हुए में अपने H2S गैस पास करेंगे। तो H2S गैस पास करने पर अपने पास प्रेसिपिटेट की फॉर्मेशन हो जाएगी। अब प्रेसिपिटेट बन गया, इसका मतलब अपने पास सेकंड ग्रुप प्रेजेंट है, लेकिन सेकंड ग्रुप में सेकंड ए है या सेकंड बी है। इसका कैसे पता लगाए, तो इसके पता लगाने के लिए अपने क्या करते हैं कि ये येलो अमोनियम सल्फाइड यूज में लिया जाता है। एक सॉल्यूशन फेज में होता है येलो अमोनियम सल्फाइड। अगर वो प्रेसिपिटेट इस येलो अमोनियम सल्फाइड में सोल्यूबल हो जाए तो वो सेकंड बी का है, और अगर वो प्रेसिपिटेट उस येलो अमोनियम सल्फाइड में सोल्यूबल नहीं होता है तो वो किस ग्रुप का है, सेकंड ए ग्रुप का है। ठीक है, तो इस तरह से सोल्युबिलिटी के बेस पर जो कॉम्प्लेक्स है उसकी सोल्युबिलिटी देखी गई कि उसने जो ये सॉल्ट था उसने अमोनियम सल्फाइड के साथ रिएक्ट करके डिफरेंट टाइप के कॉम्प्लेक्स बनाता है। ये कॉम्प्लेक्स अगर सोल्यूबल होता है तो सेकंड बी ग्रुप का है, अगर ये कॉम्प्लेक्स इनसोल्यूबल रहता है तो वो सेकंड ए ग्रुप का है। तो इस तरह से येलो अमोनियम सल्फाइड की मदद से आप यहाँ पर पता लगा सकते हो कि जो अपने को दिया गया है सॉल्ट वो सेकंड ए ग्रुप का है या सेकंड बी ग्रुप का है। तो आपको यहाँ पर मैंने डिफरेंट टाइप के एग्जांपल दे रहा हूँ, जस्ट ये समझाने के लिए है कि अपने पास जैसे सेकंड ग्रुप का ये एक एलिमेंट होता है हमारे पास Cu+2। तो Cu+2 रिएक्ट करके कॉपर सल्फेट, इस कॉपर सल्फेट की जो रिएक्शन है K4FeCl6 के साथ करवाया जाए कि कॉपर सल्फेट का जो प्रेसिपिटेट बनेगा उसकी K4FeCl6 के साथ रिएक्ट करवा दें तो वो एक डार्क ब्राउन कलर के प्रेसिपिटेट की फॉर्मेशन कर लेगा, एक नया कॉम्प्लेक्स बनेगा जो डार्क ब्राउन कलर का प्रेसिपिटेट बनाएगा। ये आइडेंटिफाई करेगा क्योंकि अपने पता है नहीं कि जो लिया गया है वो कॉपर आयन ही है, तो आपने क्या किया, अगर कॉपर आयन की रिएक्शन K4FeCl6 के साथ रिएक्ट करके अगर वो डार्क ब्राउन कलर का प्रेसिपिटेट बना रहा है, इट मींस कि वो जो सॉल्ट है उस सॉल्ट में कॉपर आयन प्रेजेंट है। तो कॉपर आयन को आइडेंटिफाई करने के लिए ये टेस्ट किया जाता है। इसी तरह से थर्ड ग्रुप में जो Fe+3 आयन है उस Fe+3 आयन को आइडेंटिफाई करने के लिए अपने क्या करते हैं, इसकी रिएक्शन भी K4FeCl6 के साथ करवा देते हैं, और अगर K4FeCl6 के साथ रिएक्ट करके ये कॉम्प्लेक्स बना लेगा जिसका कलर कैसा होगा, ब्लू कलर होगा। तो अगर ब्लू कलर आपको मिल रहा है K4FeCl6 के साथ, इट मींस जो थर्ड ग्रुप का Fe+3 आयन आपके पास प्रेजेंट है। इसी तरह से फोर्थ ग्रुप की अगर अपने बात करें तो फोर्थ ग्रुप में जो जिंक आयन है Zn+2, इस Zn+2 रिएक्शन अगर हम K4FeCl6 के साथ करवाएं तो अगर अपने को व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट अगर मिल रहा है, इट मींस उस जो हमारे पास जो सॉल्ट है उस सॉल्ट में कौन सा आयन प्रेजेंट है, हमारे पास जिंक आयन प्रेजेंट है। तो ये डिफरेंट टाइप के आयन की प्रेजेंस को बताने के लिए डिफरेंट टाइप के कॉम्प्लेक्स बना लेता है। ठीक है, आयन एक्सचेंज मेथड से अपने पास यहाँ पर ये कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन कर रहे हैं। तो ये जो कॉम्प्लेक्स बन रहे हैं जो आपको ये बताते हैं कि हमारे पास जो दिया गया जो सॉल्ट है उसमें कौन सा आयन प्रेजेंट है।
Zn+2 की तरह से फोर्थ ग्रुप का मेंबर है हमारे पास Ni+2। तो अपने Ni+2 को आइडेंटिफाई करने के लिए क्या करवाते हैं कि इसको NH4OH में मिक्स करके इसकी रिएक्शन हम DMG के साथ करवा देते हैं। DMG क्या होता है? डाइमिथाइल ग्लाइकोजेन। तो इस डाइमिथाइल ग्लाइकोजेन के साथ अपने जो Ni+2 की रिएक्शन करवाते हैं, तो डाइमिथाइल ग्लाइकोजेन के साथ रिएक्शन करके ये जो निकल आयन है वो एक कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन कर लेता है और इस कॉम्प्लेक्स का कलर कैसा आ जाता है? पिंक कलर आ जाता है। तो अगर वो सॉल्ट निकल आयन का है तभी वो DMG के साथ रिएक्ट करके पिंक कलर देगा। अगर वो निकल आयन वहां पर नहीं है तो वो कॉम्प्लेक्स नहीं बनाएगा DMG के साथ, मींस आपको पिंक कलर नहीं मिलेगा। तो निकल आयन को आइडेंटिफाई करने के लिए अपने इसकी रिएक्शन किसके साथ करवाते हैं? DMG डाइमिथाइल ग्लाइकोजेन के साथ रिएक्ट करवाते हैं, जिसके साथ ये रिएक्ट करके पिंक कलर आपको दे देता है। इसके बाद जो नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंस है वो मेटलर्जिकल प्रोसेस में इन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के क्या यूजेस है इसकी बात कर रहे हैं। तो मेटलर्जी प्रोसेस मतलब मेटल एक्सट्रैक्ट करने में, हमने 6th जो चैप्टर है मेटलर्जी, वहां पर ये डिटेल आती है इसकी। तो मेटलर्जिकल प्रोसेस मतलब कि अगर कोई भी हमारे पास सॉल्ट है, मींस कोई भी ओर है, उस ओर में से अपने उस मेटल को सेपरेट करना है। जैसे अपने पास सिल्वर सल्फाइड, इस सिल्वर सल्फाइड में से अपने सिल्वर को क्या करना है? सेपरेट करना है। तो अपने क्या करवाएंगे? इसके सोडियम साइनाइड के साथ रिएक्ट करवा देते हैं। इसको साइनाइड प्रोसेस भी नाम दिया जाता है, ठीक है। या तो साइनाइड प्रोसेस में इसकी सोडियम साइनाइड के साथ रिएक्ट करके इसने कॉम्प्लेक्स आयन की फॉर्मेशन कर दी, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की फॉर्मेशन कर दी। अब इस कॉम्प्लेक्स में से अपने सिल्वर को क्या करना है? वहां से रिमूव करवाना है। तो अपने क्या करेंगे? इस कॉम्प्लेक्स में अपने इस सिल्वर से ज्यादा रिएक्टिव मेटल की रिएक्शन करवा देंगे। तो सिल्वर से ज्यादा रिएक्टिव मेटल कौन सा है? जिंक, और सस्ता भी है। तो अपने पास क्या होगा कि जो सिल्वर को वहां से वो क्या कर देगा? सेपरेट कर देगा और उसके जगह जिंक वहां पर आकर अटैच हो जाएगा। तो इस तरह से अपने को जो सिल्वर है वो अपने को मिल जाएगा, ठीक है। सेम प्रोसेस ही अपने गोल्ड के लिए भी यूज में ले सकते हैं। तो अपने गोल्ड और सिल्वर को सेपरेट करने के लिए अपने साइनाइड प्रोसेस को यूज में लिया जाता है। एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है इन मेटलर्जिकल प्रोसेस में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का क्या यूज है, या एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि सिल्वर और गोल्ड को सेपरेट करने में जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है इनका क्या यूज है या क्या इंपॉर्टेंस है। इस तरह का आपको डायरेक्ट क्वेश्चन इस चैप्टर में से मिलेगा। नेक्स्ट अपने बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस देखनी है कि इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस क्या है। तो बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस में सबसे पहले अपने बात करें जो क्लोरोफिल, जो लीव्स का कलर ग्रीन होता है वो क्लोरोफिल पिगमेंट की वजह से होता है। तो उस क्लोरोफिल पिगमेंट में जो सेंट्रल मेटल आयन होता है वो कौन सा होता है? मैग्नीशियम होता है। इसी तरह से हीमोग्लोबिन में जो रेड पिगमेंट जो प्रेजेंट होता है वो रेड पिगमेंट के अंदर जो सेंट्रल मेटल आयन होता है वो कौन सा होता है? Fe+2 होता है। इसी तरह से विटामिन B12 में जो सेंट्रल मेटल आयन है वो कोबाल्ट+3 सेंट्रल मेटल आयन होता है। तो इस तरह से डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ सकता है कि हीमोग्लोबिन में कौन सा आयन प्रेजेंट है, क्लोरोफिल में कौन सा आयन प्रेजेंट है। एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है इनके ऊपर। इसी तरह से जो सिस्प्लैटिन, ये सिस्प्लैटिन का फॉर्मूला है, इसका जो यूज है कैंसर डिजीज के अंदर एज ए मेडिसिन इसको यूज में लिया जाता है, ठीक है। फिर ब्रिटिश एंटी ल्यूसाइट, BAL, ब्रिटिश एंटी ल्यूसाइट। इस ब्रिटिश एंटी ल्यूसाइट का जो यूज है आर्सेनिक, मर्करी एंड एसबी, लेड और कैडमियम जैसे पॉइजनस जो मेटल है, अगर ये हमारी बॉडी में इंजेक्ट हो जाए किसी तरीके से तो उनको उस डिजीज के इलाज के लिए अपने कौन से कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को यूज में लिया जाता है? ब्रिटिश एंटी ल्यूसाइड कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को यूज में लिया जाता है, ठीक है। तो इसके साथ हमारा जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो चैप्टर था वो कंप्लीट हो गया। आप इसके क्वेश्चन आंसर कीजिए। उन क्वेश्चन आंसर में कोई आपको कोई प्रॉब्लम है या पर्टिकुलर किसी टॉपिक में अगर आपको प्रॉब्लम है तो मेरे को आप कल तक ये सारे भेज दीजिए। मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में इनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करवा दूंगा, ठीक है।